students, a very good morning to all and welcome to the SST class. Students, in our SST class, in our previous lecture, we read about the major domains of the earth from your geography part. And today we will continue that chapter. But before starting that chapter, we will discuss the proverb of the day. And the proverb of the day is, a man is great by his deeds, not by his birth. A man is always great by his deed, not by his birth. कोई भी आदमी है वो हमेशा ग्रेट बनता है, महान बनता है हमेशा उसके डीड से, उसके वर्कआउट से, जो भी वो काम करता है उससे महान बनता है, ना कि जन्म से. इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, लीडर्स, द ग्रेट पर्सन्स, इंजीनियर्स और द ईच एंड एवरी पर्सन those who are doing best और जिन्होंने पहले भी बहुत अच्छा किया है, तो उन सभी का अगर हम बात करें कि वो ग्रेट है, अगर आज हम उनको जान रहे हैं, जो फेमस पर्सन है, तो वो फेमस पर्सन कैसे बने? अपने डीड से, अपने काम से, ना कि जन्म से ही. वो भी आपकी तरह ही थे, नॉर्मल पर्सन, एक यूजुअल आदमी की तरह नॉर्मल पर्सन ही थे. लेकिन आज उनकी जो अगर ग्रेट डीड्स की बात करें, उनके अच्छे कामों की बात करें, तो आज वो फेमस है. तो ऐसे ही बेटा आप लोग भी क्या हैं? आप कोई डिफरेंट नहीं है. आप भी, आपके अंदर भी वो कैपेसिटी है, एबिलिटी है दैट यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बट इट्स नीड हार्ड वर्क. सबसे ज़्यादा जरूरी है मेहनत. तो अगर आज आप अपना एम्बिशन, अपना गोल सेट करते हैं और उस एम्बिशन और गोल को अचीव करने के लिए अगर आज से ही हार्ड वर्क करते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट गोल और एम्बिशन. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए, अपना एम्बिशन सेट कीजिए. उसके बाद आपकी जो डीड्स हैं, आपके जो काम हैं, उनमें हार्ड वर्क दिखाइए, मेहनत दिखाइए और अपना आज से एक ही फोकस, एक ही गोल सेट कीजिए कि मुझे क्या करना है. आई हैव टू अचीव दैट गोल्स और एम्बिशंस, एंड द हार्ड वर्क इज द ओनली की टू अचीव दैट गोल. हार्ड वर्क जो है वही है जरिया वहाँ तक पहुँचने का. तो बेटा आपको आज से ही अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, हमें काम जो भी मिलता है, सपोज वी आर ऑलवेज डूइंग वर्क, हर रोज हम काम कर रहे हैं, हम आपको भी बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, आप उन चीज़ों को कितना फॉलो करते हैं, दैट मैटर. तो अपना आज से ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जितना भी मुझे बढ़ाया जाता, जितना भी मुझे सिखाया जाता, जो भी कुछ मैं सीख रहा हूँ, तो हमें हर चीज़ का टाइम सेट करके उन सब चीज़ों को सीखना है. अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो भी हार्डवर्क जरूरी है वो मुझे आज से ही करने हैं. डोंट वेस्ट योर टाइम. अब नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर चैप्टर, एंड द चैप्टर इज द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मेजर डोमेन्स है वो कौन कौन से हमारे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, और ये तीनों इकट्ठा मिलके क्या बनाते हैं? हमारा बायोस्फेयर. अब एक बार हम अपना रिव्यू ले लेते हैं चैप्टर के लिए कि हमने चैप्टर जो है उसमें क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फेयर की. हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जो अपर पार्ट है अर्थ का, जो हमारे स्टोन्स है, हिल्स है, माउंटेन्स है, ये सभी किसमें इंक्लूड होती है? हमारी लिथोस्फेयर में. मीन्स द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, वो हमारा क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है. उसके बाद सेकंड वन है हमारा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था जो गैसियस लेयर है हमारे चारों तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द गैसियस लेयर सराउंड आवर अर्थ. अपनी जो अर्थ है इसके चारों तरफ, जैसा हमने पढ़ा भी है, हमें पता भी है कि हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, एयर के अलावा दूसरी गैसेस भी हैं. तो जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दीज गैसेस आर इंक्लूडिंग इन आवर एटमॉस्फेयर. ये सारी चीजें मिलके, जो हवा है, जो गैसेस है, सारी मिलके क्या बनाती है? हमारा एटमॉस्फेयर. उसके बाद आती है बात हाइड्रोस्फेयर की. हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? हाइड्रो का मीन्स मैंने आपको बताया, हाइड्रोस मीन्स वाटर और वाटर वेपर्स. तो जो भी वाटर एरिया है हमारी अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस का वाटर एरिया है हमारा, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर. और बेटा ये जो हाइड्रोस्फेयर है, जो अर्थ है, जो वाटर एरिया है, ये वाटर एरिया आपका जैसे रिवर्स है, ग्लेशियर्स हैं, ओशंस है,
ये सभी चीजें आपकी इसमें कवर करता है, किसमें, हाइड्रोस्फीयर में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमें पता है कि जो वाटर है वो हमारे 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। हाइड्रोस्फीयर में हमारे ये तीनों इसकी फॉर्म है वो हमारी किसके अंदर आती है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि तीनों जो लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। अब जो बायोस्फीयर है वो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी कि एक नैरो जोन है जहां पर क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मीन्स जहां पर जीवन संभव है, मीन्स जो हमारी एयर है, हमारा वाटर है, एयर है और जो सॉलिड सरफेस है, वो सारी चीजें हमें कहाँ पर मिलती हैं, बायोस्फीयर में। यही रीजन है कि यहाँ पर लाइफ जरूरी है। इफ यू आर टॉकिंग इन कलेक्टिव वर्ड्स, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमें बायोस्फीयर पे, मीन्स अगर हमें हमारा जीवन चाहिए, अगर हमें लाइफ चाहिए, तो उस लाइफ के लिए, अच्छे जीवन के लिए हमें क्या जरूरी है कि जो हमारे तीनों डोमेन्स हैं, इन तीनों में एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखा जाए, इन तीनों में बहुत अच्छे से बैलेंस हो, ताकि जो बायोस्फीयर है हमारा वो अच्छे से सुरक्षित रहे और उसमें हम लाइफ हमारी सस्टेन कर सके। अब ये तो हो गई बात हमारी पीछे की, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा। नाउ व्हाट वी विल टुडे, आज हम क्या पढ़ेंगे, वी विल रीड अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, एज वी ऑल, तो कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे क्या होते हैं, लार्ज लैंड मास, मीन्स जो भी हमारा लैंड मास है, जहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है उसमें क्या है, कुछ पार्ट पानी है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था आपका 3/4 पार्ट जो है हमारा वो क्या है, 3/4 पार्ट पे हमारा वाटर। तो अब जो 3/4 पार्ट के अलावा जो हमारा लैंड मास है, मीन्स जो हमारा एरिया है, वो हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। और कॉन्टिनेंट्स हमारे टोटल कितने हैं, 7। अब बात करते हैं किनकी, ओशन बेसिन्स की। ओशन बेसिन्स हमारे क्या होते हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज, मीन्स जो हमारा लैंड मास है वो तो हो गए हमारे कॉन्टिनेंट, और जो वाटर एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, ओशन बेसिन्स। अब इन दोनों के बारे में, और हमारे लिथोस्फीयर, जैसा कि लिथोस्फीयर के बारे में, इसके अलावा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारी E4 बुक की हेल्प से, हमारी बुक की हेल्प से पढ़ेंगे। और बेटा हम बात करते हैं अगर मान लो कॉन्टिनेंट्स की, तो देखिए कॉन्टिनेंट्स का आप लोगों को पता है 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे। तो 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं हमारे, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया है हमारा, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, और कौन सा रह गया, अफ्रीका। अब जो 7 है हमारे, 7 जो कॉन्टिनेंट्स है, अगर हम बात करते हैं इनकी लर्निंग की, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इन सातों को लर्न करने की, और वो क्या है, छोटी सी ट्रिक। नाउ it is 8 9 sticky apricot hat April। ओके बेटा, अब ये हो गया हमारा एक छोटा सा आपके लिए एक ट्रिक वे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्टिनेंट्स लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं एक पॉइंट पे, देखिए सपोज वी विल टेक ई। ई स्टैंड्स फॉर EUROP, E, यूरोप। ओके, नाउ ए स्टैंड्स फॉर एशिया, ए स्टैंड्स फॉर Asia. The third is N. N stands for North America. Now S. S stands for South America. उसके बाद A. A stands for Australia. Again A, that is Africa.
लास्ट वन इज ए, दैट इज अंटार्कटिका। That is Antarctica. Now we will repeat once again that E stands for Europe, A stands for Asia, M stands for North America, S stands for South America, apricot, this A stands for Australia, and this A stands for Africa, and A Antarctica. Now students, I think it's help you to learn the continents very easily. Now we will continue our chapter through our book. Now students, we will start our study major and the reading of the chapter, the major domains of the earth. We have already this portion in our last video, and today we will start from the part the continents. And as we already read that there are major 7 continents. 7 continents हैं हमारे मेनली, जैसे एशिया है आपका, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये सभी जो आपके हैं वो कहाँ पर शो किए गए हैं आपके वर्ल्ड मैप पे। नाउ वी विल रीड about each continent in detail. The first one is the Asia. Asia is the largest continent. Asia जो है वो largest continent है, मीन्स सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है सभी कॉन्टिनेंट्स में से। It covers about 1/3 of the total land area of the earth. यह अर्थ के टोटल लैंड एरिया की, अर्थ की अगर बात करते हैं हम, तो 1/3 पार्ट किसका है, एशिया का। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यह कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि वर्ल्ड मैप पे हमारी 23 हाफ पर लाई करती है, वो भी इस कॉन्टिनेंट के बीच से पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट एंड द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अगर बात करते हैं हम लैंड मासेस की, यूरोप और एशिया के लैंड मास की अगर बात करें, तो यूरोप और एशिया दोनों का लैंड मास मिलके क्या बनाता है, यूरेशिया। नाउ द सेकंड वन इज यूरोप। यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया, यूरोप जो है वो एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यह कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में लाई करता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, जो आर्कटिक सर्कल है वो इसमें से गुजरता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, ये क्या कहना, आपको वर्ल्ड मैप देखना है और उसमें देखना है कि कहाँ लोकेट करता है। उसके लिए मैं आपको एक वर्ल्ड मैप आपके वर्क के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आपको उसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन दिए होंगे, आपको बहुत अच्छे से उसमें स्टडी करना है, और इसमें जितने भी आपसे क्यूरीज की गई है बीच बीच में, वो सारी क्यूरीज जो है वो आपको उसके थ्रू शॉर्ट आउट करनी है। नाउ द सेकेंड वन इज अफ्रीका। एज वी ऑलरेडी डिड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। आफ्टर एशिया द सेकेंड कॉन्टिनेंट दैट इज अफ्रीका। सबसे पहले तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकेंड पे आता है हमारा अफ्रीका। Africa is second largest continent after Asia. The equator of 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. जो इक्वेटर है हमारा, जो अर्थ के बीच से 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, वो इस कॉन्टिनेंट के एकदम बीच से लाई करता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिया हुआ है, और you will find that it is only continent through which the tropic of cancer, the equator and tropic of capricorn pass। जो मैप आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, आप उसमें बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे कि जो अफ्रीका है वो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके बीच से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों ही इसके बीच से लाई करते हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। और अगर हम बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, जो कि वर्ल्ड का सबसे गर्म और सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो वो भी कहाँ लाई करता है, अफ्रीका में। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सी। यह कॉन्टिनेंट चारों तरफ से अपनी बाउंड्रीज से ओशन और सी से घिरा हुआ है।
Now you will notice that the world largest river द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं नाइल की, तो वो भी यहीं से फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ द अफ्रीका। ये यहाँ पर कह रहा है कि आपको नोटिस करना है, जो मैप मैं आपको दूंगी आप उसमें देखेंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अमेरिका वर्ल्ड मैप में कहाँ पर लाई करते हैं। नाउ नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। द फर्स्ट वन इज एशिया, सेकेंड इज अफ्रीका एंड द थर्ड वन कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इथेमस ऑफ पैनामा। मीन्स अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, तो दोनों ही कॉन्टिनेंट जो है एक पतली सी स्ट्रिप से, एक लैंड मास से, जो लैंड मास है वो काफ़ी, जो लैंड मास है एक पतली सी स्ट्रिप से, एक पतली सी लैंड से एक स्ट्रिप से दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, और इस लैंड मास को क्या कहा जाता है, इथेमस ऑफ पैनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 3 ओशंस राउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशंस। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका है इसके चारों तरफ जो है वो 3 ओशंस हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं क्या आप बता सकते हैं, तो आप ये बताएंगे और आप मुझे मैसेज करेंगे इसके बारे में। नाउ वी विल रीड द साउथ अमेरिका। अब बढ़ते हैं हम साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका जो है वो मोस्टली किस में लाई करता है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। विच 2 ओशंस राउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसमें 2 ओशंस हैं, एक तो ईस्ट, ये क्या कह रहा है, विच 2 ओशंस राउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। इसके ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन से ओशंस हैं। द इंडस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। जो इंडस माउंटेन रेंज है वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न। और यहाँ पर नाउ वी विल कम ऑन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर। अब हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे पहले तो है एशिया, सेकेंड अमेरिका, अफ्रीका एंड द थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका। नाउ हेयर इट्स टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सी। ये चारों तरफ से शी और ओशन से घिरा हुआ है। इट इज़ कोल्ड एंड आइसलैंड कॉन्टिनेंट, जिसे आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नाउ द लास्ट वन इज़ एंटार्क्टिका। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरह से सर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इज़ ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है। The South Pole lies almost at the center of this continent as it is located in the South Polar region. अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये पोलर रीजन में है, बहुत ठंडे क्षेत्र में है, तो ऑलवेज सी बात है यहाँ हमेशा बहुत सर्दी या बहुत ठंड होती है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। यह परमानेंटली आइस शीट से ढका होता है। मीन्स ठंड के पोलर रीजन में होने के कारण इस पर हमेशा जो बर्फ़ है वो रहती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं है। एंड मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनमें रिसर्च स्टेशन, जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है, बहुत सी जो रिसर्च स्टेशन है वो इसी कॉन्टिनेंट में, मीन्स अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ही। India has many countries have research stations in Antarctica. India also has research station here. India जो है इसका research station भी यहाँ है। And they are named as मातरी and दक्षिण गंगोत्री। इसका नाम क्या है, मातरी और दक्षिण गंगोत्री। Now हाइड्रोस्फीयर जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोस्फीयर मेनली किससे बना हुआ है, वाटर पार्ट। जो वाटर पार्ट है अर्थ का वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब जैसा हमने पढ़ा था 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से कवर है। अब यहाँ पर
जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। 71 से भी ज़्यादा जो अर्थ है वो हमारी पानी से घिरी हुई है। 29% इज विद लैंड, और 29% किससे? लैंड पार्ट है इसमें। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर जो है उसमें तीनों फॉर्म जो वाटर की है वो कंसिस्ट होती हैं। जैसे कि वाटर फॉर्म में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर की जो हमारी 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों किस में आती हैं? हाइड्रोस्फीयर में। कंसिस्ट ऑफ वाटर as running water in ocean and river and in lakes, ice in glacier, underground water and the water vapor in atmosphere all compress the hydrosphere. अब as running water in ocean, अब अगर हम बात करें रनिंग वाटर की तो हाइड्रोस्फीयर का जो वाटर पार्ट है वो ओशन और रिवर्स में है, इन लेक्स। और अगर बात करते हैं सॉलिड फॉर्म की तो ग्लेशियर्स में जो आइस है, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। और वेपर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलते हैं। ऑल कंप्रेस द हाइड्रोस्फेयर, सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? हमारा हाइड्रोस्फेयर। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। 97% जो वाटर है हमारी अर्थ का वो कहाँ पर पाया जाता है? ओशंस में। एंड इट इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। ये क्या कह रहा है कि 97% जो 97% जो वाटर है अर्थ पे वो ओशंस में पाया जाता है, जो कि बहुत साल्टी होता है, मीन्स बहुत नमकीन होता, काफ़ी सॉल्ट, नमक उसमें बहुत होता है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। अब जो बाकी है ए लार्ज पोर्शन मीन्स 97% जो है वो सॉल्टी है। अब उसके बाद जो बचता है वो वाटर हमारा कहाँ पर मिलता है? हमें आइस शीट्स, ग्लेशियर में बर्फ़ के रूप में हमें मिलता है। उसके बाद फ्रेश वाटर जो कि हम यूज़ करते हैं। आपको एक छोटे से डायग्राम, छोटे से एक आपसे रेशो से आपके यहाँ पर दिखाया भी गया है आपकी बुक जिसमें चैप्टर में ही, कि जो 97% जो है 97% जो पार्ट है इसका आपका 97 में क्या आते हैं? आपके ओशंस आते हैं। और जो फ्रेश वाटर है हम वो कितने पे है? 2.5 पार्ट पे। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट वन इज हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई कहने को तो कह रहे हैं कि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, 97% जो है वो वाटर है, लेकिन उसके बाद भी पानी की बहुत कमी है। तो ये पानी की कमी क्यों है? कि जो 97% जो वाटर है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, मीन्स उस साल्टी वाटर को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ओनली 3% जो वाटर है वही हमारे यूज़ के लिए। सो वी हैव टू यूज़ द रिसोर्स वेरी केयरफुली। नाउ वी विल मूव ऑन द ओशंस। ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओशंस जो है वो मेजर पार्ट है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर का मेनली पार्ट वाटर है, तो ओशंस जो वो है मीन्स पानी मेनली जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? ओशंस में। ओशंस आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स। अब 3 चीफ मूवमेंट हैं जो ओशन वाटर की, वो कौन कौन से हैं? द वेव्स, टाइड्स एंड द ओशन करंट। द 5 मेजर ocean are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, Southern Ocean and Antarctic Ocean, Arctic Ocean। ये क्या कह रहा है कि जो 5 मेजर ओशंस हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका यहाँ पर पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। इन ऑर्डर टू देयर साइज द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। यहाँ पर क्या कह रहा है ये? अगर बात करते हैं किसकी? साइज की, तो साइज के अकॉर्डिंग जो पैसिफिक है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन है। एंड इट ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ मैराइन थ्रेच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। अगर बात करते हैं किसकी? पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है और ये है 1/3 पार्ट जो अर्थ पे फैला हुआ है। और मैराइन थ्रेच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो ये जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि अर्थ जो है
उसमें अगर हम हाइट उसकी नापते हैं तो अर्थ पे सी लेवल से उसकी जो मेज़रमेंट लेके चलते हैं वो 0 है। यहाँ पर ये कह रहा है डीपेस्ट पार्ट जो अर्थ का जो सबसे गहरा भाग है, जो बहुत ही गहराई मीन्स डीपेस्ट पार्ट है, वो कौन सा है? मैराइन थ्रेच है, जो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। मीन्स सबसे गहराई वाली जो जगह है मैराइन थ्रेच वो पैसिफिक ओशन में है और जो अर्थ पर पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशन है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है। एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया, North and South Americas surround it. Look at the map and find out the location of continents around the Pacific Ocean. अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि I will give you a map and you will find out these all answers of the questions. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. अब जो अटलांटिक ओशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है और इसकी शेप कैसी है? एस, जो एस आपका इंग्लिश का लेटर है उसके जैसी। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन वेस्टर्न साइड, द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। अब ये क्या कह रहा है? जो कोस्टल लाइन है अटलांटिक ओशन की वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब होता है काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ऊंची नीची है। तो ये सब इंटेंडेड होने के कारण दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बियस एंड पोर्ट्स। अब ऊंचा नीचा काफ़ी होने के कारण, इंडेंटेड होने के कारण जितने भी पोर्ट्स वगैरह है, हार्बर्स हैं, वो सभी यहाँ पर ही ये लोकेशन जो है काफ़ी अच्छा लुकी कोस्ट लाइन को बहुत अच्छे से यहाँ पर पोर्ट वगैरह का जो काम है वो हो जाता है। मीन्स जैसे पोर्ट है, बंदरगाहें जो है हमारी वो ट्रेड के रूप में, मीन्स अगर कॉमर्स की बात करें तो पोर्ट से, शिप से हमारा जो सामान है वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, अगर कॉमर्स के वे पे देखा जाए तो जो ये पार्ट है इसमें जो अटलांटिक ओशन है ये काफ़ी यहाँ पर यूज़फुल होता है। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। ये ओशन काफ़ी बिजी भी होता है। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इंडियन ओशन जो है वो एक देश के ऊपर, एक कंट्री के ऊपर इसका नाम रखा गया, दैट इज़ इंडिया। मीन्स इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम पे ही उस ओशन का नाम पड़ा है। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। और इस ओशन की शेप किसके जैसी है? ट्रायंगुलर शेप है, मीन्स आपकी ट्रायंगल जैसी है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ में इसकी एशिया है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इट इज़ बाय Australia. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. Now next we will move, that is atmosphere. As we already read that what is atmosphere. एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था। जो गैसियस लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ एक गैसियस लेयर है जिसमें गैस भी हैं, वेपर्स भी हैं, और जैसे जितनी भी गैसेस हैं हमारी, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी गैस जो हैं, और एयर मेनली वो किस में होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। यह थिन ब्लैंकेट एयर की जो है पतली सी एक जो एयर है एक जैसे एक ब्लैंकेट के रूप में होता है, तो एयर है हमारा वो इसी प्लैनेट में हमें मिलता है। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, जैसे अगर हम बात करते हैं अर्थ की तो हवा जो है, एयर है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो एयर है वो भी हमारा इसी स्पेयर में हमें मिलता है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। अब जो ये ब्लैंकेट है एयर का चारों तरफ जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, एक तो हमें सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत पड़ती ही है, इसके साथ साथ जो सनरेज हैं हमारी, जो एटमॉस्फेयर है, जो डायरेक्ट सनरेज हैं हमारी, इसमें इतनी गर्म होती हैं कि काफ़ी हार्मफुल भी होती हैं। इनसे हमारी जो प्रोटेक्शन, जो
इनसे हमें प्रोटेक्ट भी करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 layers बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। अभी एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसकी जो लेंथ, हाइट जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर तक इन्होंने मेज़र किया हुआ है। तो वो मेनली जो लेयर्स हैं, जो डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर में, वो लेयर्स कितनी हैं? 5 लेयर्स हैं, जिन लेयर्स को कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़, मीन्स टेम्परेचर के अलग अलग लेयर पे कितना टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर किन चीज़ों के लिए सूटेबल होता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ इस टेम्परेचर में होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है हमारे अलग अलग लेयर पे अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो कैसे हैं? दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अब जो लेयर एकदम अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये क्या कह रहा है? अगर लेयर से नीचे से बात करें 5 लेयर्स की, तो सबसे पहले तो आता है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड पे स्ट्रेटोस्फेयर एंड द थर्ड वन इज मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या कह रहे हैं? एटमॉस्फेयर में मेनली 2 गैसें होती हैं हमारी, एक तो नाइट्रोजन होती है और दूसरी ऑक्सीजन होती है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। अब जो किससे मिलकर बना हुआ है? 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर भी है इसमें। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21। अब 78% जो है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, एंड द अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% ऑफ वॉल्यूम। और बाकी जितनी भी अलग और गैसेस हैं वो 1% है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो हमें जीवन देती है, हमें सांस लेने के काम आती है। और बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीने के लिए उन्हें लाइफ देती है। अब जो नाइट्रोजन है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm and is also essential for the growth of plants। अब ये क्या कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या करती है? इस प्लानट को गर्म रखती है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं हमारे, इनकी ग्रोथ के लिए, इनको ग्रो करने के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग के टाइम पे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किन के लिए इम्पॉर्टेंट है? वो कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वरीज विद हाइट। अब जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। मीन्स जितना हम हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड द डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। अब सी लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो रैपिडली डिक्रीज़ होती रहती है, जो डेंसिटी है वो घटती रहती है। यू नो द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। अब जो हवा है सी लेवल पे वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा की जो डेंसिटी है, जो उसकी मात्रा है वो कम होती चली जाएगी। तो जैसे कि आपने सुना भी है, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो क्लाइंबर, जैसे माउंटेन क्लाइंबर वगैरह है जो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? यूजुअली अपने साथ एक गैस सिलेंडर वगैरह कैरी करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहाँ पर एयर की कमी आती जाती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड। क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं हवा कम होती जाती है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो ये है
जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, एटमॉस्फेयर की, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। किसी एरिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर जो है वो हमेशा उच्च दाब से उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। मूविंग एयर इज़ नॉन एज वाइंड। जो मूविंग एयर है उसी को वाइंड कहा जाता है। मीन्स जो चलती हवा है जब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है उसे ही हम वाइंड कहते हैं। नाउ अब आते हैं बायोस्फीयर पे। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी जो तीनों मेन डोमेन्स हैं, जैसे हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हमारा हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, जिसे डोमेन्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। मीन्स यही वो एरिया है जहाँ पर ये वो जोन है जहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ इन द जोन दैट लाइफ दैट is unique to this planet exist. There are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. अब ये क्या कह रहा है कि जो अर्थ है हमारी वो हर आदमी को लाइफ देती है, चाहे वो बहुत जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, चाहे एक बड़ा मैमल है, हर आदमी को जीवन कौन दे रहा है, हमारा बायोस्फीयर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू बी बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना है, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के साथ लिंक है। और ऐसे ही बायोस्फीयर, ये सभी चीज़ें मिलके ही एक दूसरे को लिंक करके ही बायोस्फीयर को सर्वाइवल के लिए इसको एक्यूरेट या बिल्कुल सही बनाती है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर में डिवाइड हुए हैं कि एनिमल किंगडम अलग है। मीन्स ये लोग हैं, ये यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो हैं वो किस में, ये ऑर्गेनिज्म ये किस चीज़ों में आता है, प्लांट किंगडम। मीन्स प्लांट्स वगैरह वो उनको प्लांट किंगडम कहा जाता है। एनिमल्स का जो पार्ट है उसे एनिमल किंगडम कहा जाता है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो तीन डोमेन्स हैं कौन कौन सी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्ट है। तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट भी डालती है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to fast removal of soil from slope. Similarly, Earth's surface may be changed due to the natural calamities like earthquake. ये क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कटिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है उसकी कटिंग का मीन्स जो फॉरेस्ट हमको काटा जा रहा है, फॉरेस्ट कटिंग के बाद प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रही है, मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी आ रही है। और इसी के साथ साथ नेशनल क्लाइमेटीज़ जो है हमारी, जैसे कई बार जो तूफ़ान है, बाढ़ है, इस तरह की जो क्लाइमेटीज़ हैं उनका सामना हमें कई बार करना पड़ता है। अर्थक्वेक आ जाता है। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other form of life. इसके साथ साथ ये क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल की जो वेस्ट मटेरियल है, गंदा पानी है, जितना भी फैक्ट्रियों से कंपनियों से बाहर निकलता है इसको कहाँ पर डाल दिया जाता है, इनको रिवर्स में फेंक दिया जाता है। और एक तरह से रिवर जो है इनको कवर अप किया जा रहा है। नई नई फैक्ट्रीज़, नई नई इंडस्ट्रीज़, नए सब चीज़ें कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट के साथ, कभी रोड बन रहे हैं, कभी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब भी कर रही हैं, इसके साथ साथ कहीं नुकसान भी पहुंचा रही हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। अब जितना भी इंडस्ट्रीज़ में एमिशन जो भी है, थर्मल पावर प्लांट्स है, व्हीकल्स है, पॉल्यूट द एयर, ये सभी चीज़ें मिलकर जहाँ से निकलने वाला धुआं है ये सभी क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द इम्पोर्टेंट constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. अब जितना कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर है हमारा वो भी बढ़ रहा है। दिट इज़ टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ to maintain the balance of nature
between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। अभी क्या कह रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हर रिसोर्स को बड़े केयरफुली यूज़ करना चाहिए, और जो भी हमारी तीनों ये डोमेन्स है, जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर है, इनको बहुत अच्छे से इनमें एक संतुलन बना के रखना चाहिए, ताकि जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। मीन्स स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, उन सभी रिसोर्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, ये सोच के कि रिसोर्स सिर्फ हमें आज ही यूज़ नहीं करने हैं, मीन्स आने वाली जो जनरेशन है उनको भी यूज़ करने हैं। जैसे आपका वाटर है, जो मेनली रिसोर्स है आज के टाइम में, तो डोंट वेस्ट वाटर, इसे लाइफ टाइम यूज़ करने के लिए इसका देख के यूज़ कीजिए। और हर एक जितना भी अगर बात करते हैं बायोस्फीयर में हमारे सर्वाइवल की, तो जितने भी हमारे स्फीयर्स हैं इन सब को भी बहुत अच्छे से रखना होगा, एटमॉस्फेयर को गंदा होने से बचाना होगा, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रोज करें। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। वॉच दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज देन यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हैं आप मुझसे, एंड आई विल गिव यू ए मैप एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द ओशंस नेम एंड द oceans and the continents name and the questions which were come in your between in your chapter. You will try to give the answer of that chapter, that questions. Students, thanks for listening me, and stay home, stay safe and save life.